Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. Now, I'm absolutely thrilled to be part of Olive Board as a super mentor for their RBI Grade B programs. If you are aspiring to crack this exam in 2024, I will be available as a super mentor to discuss one-on-one with you, share strategy lessons, draw lessons from my preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। आई एम पूजा और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को कनेक्ट करता है। वन इज करंट अफेयर्स एंड सेकंड वन इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली आपने न्यूज में देखा था 13th नंबर की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हुई है WTO की। इसके क्या कंक्लूजन निकले हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। फिर हमें डिस्कशन करना है कि फार्मर्स क्यों डिमांड करते हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि WTO से हमें एग्जिट ले लेना चाहिए, इंडिया वर्सेस WTO क्यों ट्रेंड हो रहा है। तो ये सारे टॉपिक्स को हमें डिस्कशन करना है। फेज 1 एंड फेज 2 लेवल पे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन से प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन WTO से आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या क्या है एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ WTO। इसका फॉर्मेशन क्यों हुआ, क्या इसका पर्पस था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस क्या होती है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम 13th नंबर की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस पे डिस्कशन करेंगे। फिर हमें एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर पे डिस्कशन करना है। हम बॉक्सिंग को समझेंगे कि ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स क्या होता है, किसके अंदर कौन सी सब्सिडी दी जाती है और क्या यहाँ पे टारगेट सेट किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बाली एग्रीमेंट के में डिस्कशन करेंगे। G33 कंट्रीज क्या है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन या रोल है, उस पर डिस्कशन करेंगे विद MCQ। ओके, आपको एक फेज 2 का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा जिसका आंसर आप आंसर राइटिंग करके मुझे टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्लियर हो गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन से डिस्कशन करेंगे। The journey to crack one of India's toughest exams, the RBI Grade B, is long, one that needs perseverance and the right strategy. Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. If you are aiming to crack this exam in 2024, I might be able to help you achieve this dream. As a super mentor for the RBI program on Olive Board, I'm available to interact one-on-one with you, share strategy lessons and draw insights from my own preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon. तो हम बात कर रहे हैं WTO मींस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसका नाम आपको क्लियर है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करती है। इसका पर्पस था ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को बूस्ट करना, इंटरनेशनल ट्रेड को इनहांस करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई विच इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या इसके पहले ट्रेडिंग नहीं होती थी? ट्रेडिंग तो अगर आप एंशिएंट समय में जाएंगे तो हमारा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो मेसोपोटामिया के साथ उस समय से ट्रेडिंग करता था। तो हमारी ट्रेडिंग क्या नहीं होती थी? आंसर है नो, ऐसा नहीं है। हमारी ट्रेडिंग तब भी होती थी और आज भी होती है। लेकिन फॉर एग्जांपल इंडिया और अभी हम देखते हैं कि नीदरलैंड 3rd नंबर का एक्सपोर्ट पार्टनर बन गया है हमारा। तो इंडिया और नीदरलैंड के बीच में अगर ट्रेडिंग हो रही है और ट्रेडिंग को लेकर कोई भी डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो कॉमन प्लेटफॉर्म हमें WTO प्रोवाइड करता है। So World Trade Organization deals with the global rules of trade between the nation. इसलिए WTO का फॉर्मेशन किया गया था। अब इसके फॉर्मेशन के पीछे की हम थोड़ी सी कहानी या बैकग्राउंड को समझते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंक्लूड हुआ उसके बाद क्या हुआ, पूरी इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में देखे गए क्योंकि इतना ज्यादा लॉसेस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुए थे। इससे ग्लोबल मार्केट पे भी इंपैक्ट पड़ने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने लगा, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज थे वो ज्यादा प्राइजेस में प्रोडक्ट को मार्केट में लाने लगी जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। ठीक है, और यहाँ पे एक रूल्स की जरूरत देखने को पड़ी कि कोई रूल्स होने चाहिए जो कि ग्लोबल मार्केट को रेगुलेट कर सके। तो यहाँ पर USA में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम होता है ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट या ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ पे GATT का फॉर्मेशन होता है। हम बात करेंगे कि GATT क्या है। सबसे पहले कुछ डेट्स को मेंशन कर रही हूं, वो डेट्स आपको याद रखनी है। ओके, यहां पर USA में आप देखेंगे 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें 44 नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं USA में।
इसका पर्पस क्या था? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो मॉनेटरी अनस्टेबिलिटी आई है उसको स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करना, सेट ऑफ रूल्स को बनाना फॉर द ट्रेडिंग। इसलिए ब्रेटन वुड एग्रीमेंट को साइन किया जाता है और उस समय हमें रियलाइज होता है कि कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट फॉर्म होते हैं जिनको आज हम IMF एंड वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, और ये भी आपके सिलेबस के पार्ट होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के बाद दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया जाता है, दे आर IMF एंड वर्ल्ड बैंक। क्लियर? ब्रेटन वुड एग्रीमेंट लंबे समय तक काम करता है, लेकिन 1970 में इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक, 1970 तक ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के अंदर हमारी ट्रेडिंग चली है। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक, आपका IMF और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हुआ था। उसका नाम अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अभी इसका नाम GATT है, लेकिन एक तरीके से फाउंडेशन स्टोन रख चुका था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से। अब यहां पे बार बार मैं यूज कर रही हूं GATT, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसका फॉर्मेशन 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ था, जिसमें 23 कंट्रीज सिग्नेटरी थी जिन्होंने साइन किए थे जेनेवा में इन 1947, और 1 जनवरी 1948 से जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड एग्जिस्टेंस में आया। इसका मकसद क्या था? टैरिफ्स को रिड्यूस करना, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, जैसे कि मैंने कहा, डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत ज्यादा टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था, मार्केट में अनस्टेबिलिटी आ गई थी और इन्फ्लेशन आ गया था। तो यहां पर पर्पस यही था कि इंटरनेशनल ट्रेड को हमें मॉनिटर करना है और जो टैरिफ्स है, हाई टैरिफ्स को रिड्यूस करना है, और जो इंपोर्ट कोटा है, जो आप मोस्ट फेवर्ड नेशन, एक किसी पर्टिकुलर को आप फेवर देते हो, तो वो सब चीजें हमें यहाँ पे खत्म करनी है। इसलिए यहाँ पे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को लाया गया, मतलब GATT को लाया गया। ठीक, तो ये हो गया बेसिक बातें। अब यहाँ पे GATT ने 1948 से काम करना शुरू किया। ये काम कर रहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम्स थी? जैसे कि आज हम WTO के एक सेक्रेटरीट के बारे में बात करते हैं। आप कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उठाइए तो एक इसका फ्रेमवर्क होता है कि कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसके कई सारे और पार्ट्स हैं और प्रॉपर उसकी फंक्शनिंग है, एक सेक्रेटरीट है। बट GATT के साथ ऐसा नहीं था। यहाँ पर जो उस समय के टॉप गवर्नमेंट लीडर्स थे ना, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं थे, कोई प्रोटोकॉल नहीं थे, कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं था, कोई सेक्रेटरीट नहीं था कि हाउ टू रेगुलेट इट। क्लियर? तो उसके बाद आप देखेंगे कि 1948 से इसने काम करना शुरू किया, बट 1995 में हमने WTO का फॉर्मेशन किया, जिसके बाद GATT को खत्म कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। रीजन क्लियर है? रीजन आप क्या क्या मेंशन कर सकते हैं कि GATT को क्यों रिप्लेस किया गया बाय द WTO? सो पहला है प्रॉपर फ्रेमवर्क ना होना, कुछ स्पेशल लीडर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे कोई भी डिस्कशन ना होना, और कोई भी प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स ना होना, एंड सेक्रेटरीट ना होना। ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण GATT को रिप्लेस कर दिया गया बाय द WTO 1995 में। डन। अब कैसे यहां पर डिस्प्यूट सेटलमेंट तो बहुत वीक था, इसके अंदर कोई प्रॉपर रूल ही नहीं थे कि कैसे डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाए। तो यहां पर एक कॉन्फ्रेंस, एक राउंड होता है जिसको हम उरुग्वे राउंड के नाम से जानते हैं, इन 1987 टू 1994। और उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसको हम मार्केश एग्रीमेंट कहते हैं, और इस मार्केश एग्रीमेंट के बाद WTO का फॉर्मेशन होता है इन 1995। इज दैट क्लियर? तो ये है आपका बैकग्राउंड, कैसे WTO बना। तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है। पहला है, आपको ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में पता होना चाहिए, जिसके बाद कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए। फिर आपको मार्केस एग्रीमेंट के बारे में पता होना चाहिए, जिसको 1995 में साइन किया गया था। अभी हमने यहाँ पे जब WTO का फॉर्मेशन हुआ तो एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स आ गए, एक प्रॉपर सेक्रेटरीट आ गया जो कि जेनेवा में है। आज भी आपको पता है ना, WTO का जो सेक्रेटरीट है वो जेनेवा में आपको मिल जाएगा। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, और यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी इंक्लूड किया गया जो कि मिसिंग थे GATT में। इज दैट क्लियर? आप लोगों को करंट अफेयर्स में मैंने सिखाया था कि अभी रिसेंटली हमने 30th एनिवर्सरी ट्रिप्स की सेलिब्रेट की थी, और बेसिकली ट्रिप्स का फॉर्मेशन भी ये मार्केस एग्रीमेंट के बाद हुआ था, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करता है। इज दैट क्लियर? डन।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केज ट्रीटी से 1 जनवरी 1995 को WTO एग्जिस्टेंस में आया, मतलब WTO का फॉर्मेशन हो गया। ओके, अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो सबसे ऊपर आप देखेंगे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, जो रिसेंटली 13th नंबर की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है। जैसे कि यूनाइटेड नेशन को कोई डिसीजन लेना है, कोई रेजोल्यूशन पास करना है, कोई भी फैसला लेना है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग्स होती हैं, उनमें रेजोल्यूशन को पास किया जाता है, मेंबर कंट्रीज वोटिंग करती हैं, रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो वो लॉ बन जाता है, होता है ना ऐसा। वैसे ही WTO की जो सबसे एपेक्स बॉडी है, जो डिसीजन मेकिंग करने का काम करती है, वो आपकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द WTO इज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, और इसी की 13th नंबर की मीटिंग अभी रिसेंटली कंक्लूड हुई है, जिसपे अभी हम डिस्कशन करेंगे। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बाद जनरल काउंसिल होती है। जनरल काउंसिल जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं WTO के, उनको ऑपरेट करने का काम करती है। इसके अंदर आपको डिस्प्यूट सेटलमेंट और जो ट्रेड नेगोशिएशन एग्रीमेंट्स, वो सारी चीजें जनरल काउंसिल उसको हैंडल करती है, और इनकी रेगुलर मीटिंग जेनेवा, जहां हेडक्वार्टर है, वहां पर इनकी रेगुलर मीटिंग होती रहती है। अब यहाँ पे आपको दो और ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं, विच इज डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल एंड एपिलेट बॉडी। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल नाम से समझ में आ रहा है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेगा, ठीक है। एंड एपिलेट बॉडी जहां पर कंट्रीज अपील करती हैं टू सॉल्व एनी डिस्प्यूट्स, ठीक। तो इस तरीके से ये पूरा काम करता है। आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ WTO। फर्स्ट नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WTO, मीटिंग एटलीस्ट एवरी 2 years। तो 2 साल में लगभग एक बार इनकी मुलाकात होती है। नेक्स्ट होता है जनरल काउंसिल। ये डे टू डे ऑपरेशन WTO के मैनेज करती है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ ट्रेड नेगोशिएशन कमिटी, द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एंड द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। फिर आता है डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल। बेसिकली दो देशों के बीच की जो डिस्प्यूट्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करना, उनको रिकमेंड करना, रिकमेंडेशन देना, उनको सॉल्व करना है कैसे, वो सारा काम ये करते हैं। एंड एपिलेट बॉडी, इसका फॉर्मेशन भी 1995 में हुआ था, ठीक है। यहां पे 7 मेंबर्स होते हैं इस बॉडी में, जो कि 4 year टर्म के लिए होते हैं। ये एपिलेट बॉडी क्या करती है, रिव्यू अपील फ्रॉम द डिसीजन बाय द WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल। तो यहाँ पे जो डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल ने वर्डिक्ट दिया है, उनको रिव्यू करने का काम एपिलेट बॉडी करती है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। अभी हम इसको बार बार इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा और स्ट्रक्चर करने की बात 13th नंबर के काउंसिल में की गई है, ठीक। गोल्स ऑफ WTO, क्यों फॉर्म किया गया WTO को, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले समझते हैं और फिर ये सारी बातें भी हम डिस्कस करेंगे। सिंपल सी कहानी, मान लेते हैं यहाँ पे एक कंट्री है A, दूसरी कंट्री है B, और एक है हमारा प्यारा इंडिया, ठीक है। अब ट्रेडिंग कैसे होगी इन कंट्रीज के बीच में, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा होगा, इसको ही तो हम ट्रेडिंग बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अब कहीं से कुछ इंपोर्ट करता है, सो यहां पर आपको कुछ बैरियर्स देखने को मिलते हैं। कैसे बैरियर, या तो टैरिफ बैरियर हो सकते हैं या नॉन टैरिफ बैरियर हो सकते हैं। 2 प्रकार से बैरियर इंपोर्ट पे इंपोज किया जाता है। जैसे कि आप लोग ने इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में सुना होगा। ऐसा क्यों करते हैं, जिससे हमारा डोमेस्टिक मार्केट पे इंपैक्ट ना हो, ठीक है, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। सम टाइम इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा हाई होती है कि किसी प्रोडक्ट को हमारे मार्केट में एक्सेस करने की लिमिटेशन बहुत कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, कोई हम ऐसी बाइक ले लेते हैं जिसपे 50% हमने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई। इसका ये मतलब हुआ कि हम उस पर्टिकुलर बाइक को अपने इंडियन मार्केट में एक्सेस नहीं दे रहे। तो ये आपका क्या है, ट्रेड बैरियर है, ठीक, जो आपका टैरिफ बैरियर की कैटेगरी में आता है। अब नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक कंट्री से वीट को परचेज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कोई इंपोर्ट ड्यूटी या कोई भी ड्यूटीज नहीं लगाई है, कोई भी टैरिफ नहीं लगाया है, बट हमने उनको कुछ रूल्स बता दिए कि देखो आप हमको जो वीट दोगे उसमें पेस्टिसाइड्स नहीं होने चाहिए, आप हमको जो वीट दोगे वो हाइजीन होना चाहिए। मतलब हमने बहुत सारे रूल्स बना के दे दिए। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बैरियर आप क्रिएट कर रहे हो। तो ये जो बैरियर्स हैं, ये जो आपके टैरिफ्स हैं, ड्यूटीज हैं, ये जो बैरियर्स हैं, इनको रिड्यूस करना WTO का काम है, जिससे सभी लोगों को ग्लोबल मार्केट में प्रॉपरली एक्सेस मिल सके, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना WTO का काम है। चलिए, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट करती है मोबाइल फोन, स्मार्टफोन। अभी तो आपको पता है स्मार्टफोन में हमने 42% ग्रोथ की है,
ठीक है, और सबसे ज्यादा अपने स्मार्टफोन हमने यूएसए को एक्सपोर्ट किए हैं, और टोटल हमारा जो एक्सपोर्ट है वो मैंने बताया था $15.6 बिलियन का स्मार्टफोन का आपको एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल इंडिया किसी एक कंट्री है बी, उसको अपने स्मार्टफोन को एक्सपोर्ट करती है, लेकिन अब ये कंपनी है चाइना, मान लेते हैं चाइना की कोई कंपनी है, और चाइना को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस प्रोवाइड करके रखा है बी ने। तो बी सोच रहा है यार ये तो मेरा दोस्त है चाइना, मैं तो इसी के प्रोडक्ट लेता हूं और इसी को मार्केट में एक्सेस दूंगा अपने, इंडिया के प्रोडक्ट को नहीं। तो इंडिया के प्रोडक्ट पे हम क्या करेंगे, बहुत सारी ड्यूटीज लगा देंगे, तो ऑटोमेटिकली इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेरिजन टू चाइना के प्रोडक्ट। तो इससे हमें क्या हो रहा है, एक तरीके से आप ट्रेड में बैरियर कर रहे हो। तो इन सभी चीजों को, कि किसी भी स्टेट को या किसी भी कंट्री को आप कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दे सकते, डब्ल्यूटीओ के सभी मेंबर इक्वल हैं, आप किसी को स्पेशल फेवर नहीं दोगे। तो इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए ही डब्ल्यूटीओ को फॉर्म किया गया है। ठीक, थर्ड रीजन समझिए, अब ये इंडिया है, इंडिया का अपना एक डोमेस्टिक मार्केट भी तो है, इंटरनेशनल मार्केट अलग है। इंडिया का अपना एक डोमेस्टिक मार्केट है जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, और सभी कंट्री अपने कंट्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो यहाँ पे डब्ल्यूटीओ का ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने डोमेस्टिक मार्केट को रन करने के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा फेवर्स करती है फार्मर्स को, और एमएसपी बहुत ज्यादा देती है। ठीक है, इसको भी रिड्यूस करना है, तो इसके लिए डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन हुआ। तो हमें तीन बातें देखनी है, इंटरनेशनल मार्केट देखना है, डोमेस्टिक मार्केट हमें देखना है। ठीक, एक एक करके समझते हैं। तो डब्ल्यूटीओ ग्लोबल सिस्टम लोअर ट्रेड बैरियर, इनका काम क्या है, नेगोशिएशन के जरिए जो आपके ट्रेड बैरियर है उनको रिड्यूस करना, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो सके और आपको इजी कीमत पे, सही प्राइसेस पे आपको कोई भी प्रोडक्ट मिल सके, जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी थोड़ी सी डिक्रीज होगी। ये इसका पर्पस है। क्लियर है? अब यहाँ पे नेगोशिएशन कैसे होता है, तो नेगोशिएशन के लिए आपको टू वेज होते हैं। वन इज बाय टॉकिंग, मतलब कोई भी कंट्री है वो नेगोशिएट करके रूल्स बना ले और उसको सभी लोग एक्सेप्ट कर ले, या फिर सभी कंट्रीज आपस में बैठकर डिस्कशन करती हैं और कोई एक रूल सेट करती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे डब्ल्यूटीओ काम करता है। ठीक है, WTO can stimulate economic growth and employment. WTO can cut the cost of doing business internationally. और WTO का मकसद है गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना। ठीक, ये WTO के कुछ गोल्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात कर लेते हैं 13th नंबर की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो रिसेंटली कंक्लूड हुई है। कहां पर हुई है, आप देखेंगे आबू धाबी UAE में 13th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है। 12 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 12 WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जेनेवा में हुई थी 2022 में, विच इज को होस्टेड बाय कजाकिस्तान। इसको को होस्ट किसने किया था, कजाकिस्तान ने किया था। और यहाँ पर 13th नंबर की कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। ऑब्वियसली बात है, इंडिया भी मेंबर है WTO का, तो WTO की कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया होगा। तो इंडियन डेलीगेशन इज लेड बाय द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में। जैसा कि हमने डिस्कस किया है, ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है WTO की। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशन। प्रेजेंटली 166 मेंबर्स हैं। ये जो 13th नंबर की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है ना, इसके पहले 164 मेंबर्स थे और रिसेंटली दो नए मेंबर्स को एंट्री मिली है। तो अब टोटल WTO में जो मेंबर है वो 166 मेंबर्स आपको दिख जाएंगे और 23 ऑब्जर्वर है। ईरान, इराक, भूटान, लीबिया, ये सभी आपके ऑब्जर्वर नेशन हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैंने सेपरेटली मेंशन कर दिया है। न्यू WTO मेंबर्स कौन कौन है, कोमोरोस एंड तिमोर लेस्ते। इन दोनों ने रिसेंटली आबू धाबी में ये जो मीटिंग हुई थी उसमें एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। ठीक है, तो WTO के अब हमारे पास 166 मेंबर हो गए हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। डन। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या क्या डिस्कशन हुआ है 13th नंबर की कॉन्फ्रेंस में। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड सारे मैटर्स पे डिस्कशन हुआ होगा। अभी आपको पता है कि इजराइल एंड गाजा की वॉर चल रही है।
हमको ये भी पता है रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, इसके कारण क्या है, हमारा वीट हो गया और दूसरी जो कमोडिटीज है जो यूक्रेन एक्सपोर्ट करता है उस पर इफेक्ट तो पड़ ही रहा है। इसके अलावा जो आपका रेड सी का एरिया है उसमें होती रिबेल्स लगातार अटैक करते जा रहे हैं, तो इसके कारण हमारा ये जो पाथ है जहां से एक्सपोर्टिंग होती है ट्रेडिंग होती है वो भी ब्लॉक हो गया है। तो बेसिकली इन्हीं सारे मैटर्स पे यहाँ पर डिस्कशन किया गया, रेड सी क्राइसिस, यूक्रेन रशिया वॉर, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, इन सब मुद्दों पे डिस्कशन किया गया। और फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर डिस्कशन हुआ फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, अभी तक किसी भी मीटिंग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे डिस्कशन नहीं हुआ था, ये पहली मीटिंग है जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे WTO की अगर हम बात करते हैं डायरेक्टर जनरल के बारे में, ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं, जो कि WTO की डायरेक्टर जनरल है, इनका नाम है नगोजी ओकोंजो-इबेला। ठीक है, इन्होंने अपनी क्लोजिंग जो सेरेमनी थी अपनी स्पीच भी दी थी और यही अभी फिलहाल WTO की डायरेक्टर जनरल है। की डिसीजंस कौन कौन से लिए गए इन दिस मीटिंग में, हम इनको बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल देख लेते हैं। पहली चीज इसमें क्या कहा गया कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है, हम जो नेक्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी तब तक इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, इसकी बेटर फंक्शनिंग और क्या क्या पॉइंट्स इसमें एड ऑन कर सकते हैं उन सारी चीजों पे डिस्कशन हुआ। तो रिन्यूइंग द कमिटमेंट टू हैव फुली एंड वेल फंक्शनिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम बाय द 2024। ठीक है, टू इंप्रूव यूज ऑफ स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविजन फॉर डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पर जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस की बात की गई है। ठीक, अभी हम डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे, फिलहाल हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, जिसको AOA के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या है, इसको हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा मुद्दा यही है। ठीक, AOA एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर वाज नेगोशिएट ड्यूरिंग द उरुग्वे राउंड ऑफ ट्रेड टॉक इन 1986 और इसे 1994 में रेटिफाई किया गया एट द मार्केश मोरक्को और 1995 में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इफेक्ट में आया। ये बेसिकली क्या है, ये प्रमोट करता है फेयर कंपटीशन, रिड्यूस करता है ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडरीज को और इंश्योर करता है आपके मार्केट को, एक्सेस को। ठीक है, तो 3 बेसिक बातें एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में कही गई हैं। सबसे पहली बात, फेयर कंपटीशन होना चाहिए, कोई भी कंट्री यहां पर ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करेगी, अगर करती है तो उसको रिड्यूस करो या फिर फेज आउट करो, और सभी के लिए जो मार्केट है वो एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, और एक फेयर मार्केट प्रोवाइड करना इसका एजेंडा है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे जब सब्सिडरी की बात हो रही है तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। यहाँ पे लिखा है कि ट्रेड डिस्टॉर्टिंग जो सब्सिडरीज है इनको आपको फेज आउट करना है या फिर रिड्यूस करना है। ये 2 बातें यहाँ पे कही गई हैं, अभी हम इनको देखेंगे। Subsidiary that destroy trade are subject to limit set by the WTO to prevent unfair advantage for the certain country or producer। ये इसका एजेंडा है। तो 3 पिलर्स आपको एग्रीमेंट के देखने को मिलेंगे, मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट और एक्सपोर्ट सब्सिडरी। ये 3 पिलर्स है जैसा कि हमने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले। ठीक है, अभी तीनों पिलर्स क्या है इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है मार्केट एक्सेस। यहां पर हमारा टारगेट है कि जो टैरिफ्स है उनको रिड्यूस करना। अब आपको कोई ना कोई टारगेट्स तो मिलेंगे तभी तो आप इसको रिड्यूस करोगे। तो यहां पर एक तरफ हो गई आपकी डेवलप्ड कंट्री और दूसरी तरफ हो गई आपकी डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहां पर इस एग्रीमेंट में कहा गया कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो नेक्स्ट 6 ईयर्स में, नेक्स्ट 6 ईयर बेस क्या माना है, 1995 का बेस माना है। नेक्स्ट 6 ईयर में जो टैरिफ है उसको 36% आपको रिड्यूस करना है। क्या बोला गया, डेवलप्ड कंट्रीज की कंडीशन में जो टोटल टैरिफ आप इंपोज करते हो जिसके कारण कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, तो 36% आपको टैरिफ को रिड्यूस करना है। नेक्स्ट 6 ईयर में बेस क्या है आपका 1995। वहीं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कहा गया कि आपको 10 ईयर्स में बेस अगेन आपका 1995 है, 10 ईयर्स में 24% टैरिफ को रिड्यूस करना है। और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, थोड़ा सा फेवर दिया जाता है उनको। तो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री के लिए ऐसा कोई भी कमिटमेंट नहीं था। तो ये होता है आपका मार्केट एक्सेस, जिससे यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट्स है, उनकी कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, 36% इन नेक्स्ट 6 ईयर एंड 24% इन नेक्स्ट 10 ईयर्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज आपको टैरिफ रिड्यूस करना है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट सब्सिडरी।
यहाँ पे जैसे कि हम बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, एक्सपोर्ट पे सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ही है, ठीक है। इंडिया में वीट का प्रोडक्शन हुआ और इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में जो वीट है वो 30 रुपीज पर केजी मिल रहा है, ठीक। वही इंटरनेशनल मार्केट में जो आपका वीट है वो 20 रुपी पर केजी है। तो कोई फार्मर है XYZ, कोई फार्मर है, तो वो अपने वीट को कहां पर बेचेगा? ऑब्वियसली बात है डोमेस्टिक मार्केट में बेचेगा। क्यों? क्योंकि उसको 30 रुपी पर केजी मिल रहा है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में ये वैल्यू कम है। क्लियर है? अब इंडियन गवर्नमेंट आती है और फार्मर से बोलती है आप अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में बेचो, मतलब वीट को आप इंटरनेशनल मार्केट में बेचो, 20 रुपीज में है 20 रुपीज में बेचो, और जो आपको 10 रुपीज का डिफरेंस है ना वो एज अ सब्सिडी हम देंगे। तो फार्मर सोचेगा यार हम इंटरनेशनल बेचे या डोमेस्टिक बेचे बराबर ही बात है, हमको तो कोई नहीं, गवर्नमेंट कह रही है तो चलो ठीक है, हम यहाँ पे 20 रुपीज में इंटरनेशनल मार्केट में वीट बेचते हैं और जो डिफरेंस है 10 रुपी का वो सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हमें दे ही देगी। तो ये जो एक्स्ट्रा अनफेयर एडवांटेज दिया जाता है पर्टिकुलर किसी सेक्टर में, इसको रोकना बेसिकली यहाँ पे टारगेट है, ठीक है, क्योंकि आप एक तरीके से इंटरनेशनल मार्केट को डिस्टर्ब कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे एक्सपोर्ट सब्सिडी को रिड्यूस करने की बात कही है। अब यहाँ पे अगेन टारगेट्स होंगे, एक आपके डेवलप्ड कंट्री के लिए और एक आपके डेवलपिंग कंट्रीज के लिए टारगेट्स होंगे। कैसे टारगेट्स है आइए देखते हैं। सबसे पहली बात करते हैं डेवलप्ड कंट्री। तो इनको कहा है आपको अपनी जो सब्सिडी है एक्सपोर्ट सब्सिडी वो 36% रिड्यूस करनी है बाय वैल्यू एंड 21% रिड्यूस करनी है बाय वॉल्यूम। ये कंडीशन किसके लिए है? डेवलप्ड कंट्री के लिए है। अगर हम बात करते अगेन नेक्स्ट 6 ईयर की कंडीशन है, नेक्स्ट 6 ईयर में, और अगेन यहाँ पे बेस क्या है 1995 का बेस है। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते तो इनको कहा गया है कि 24% बाय वैल्यू एंड 14% बाय वॉल्यूम आपको एक्सपोर्ट सब्सिडी को रिड्यूस करना है अगेन नेक्स्ट 10 ईयर में, और बेस क्या होगा आपका 1995 से। तो ये आपकी एक्सपोर्ट सब्सिडीज की बात करता है जिनको हमें रिड्यूस करना है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक सपोर्ट। हमारा जो ये AOA एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसके आर्टिकल नंबर 6 में आपको डोमेस्टिक सपोर्ट के बारे में देखने को मिलता है। डोमेस्टिक सपोर्ट जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मर्स को MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करती है, और इसको ही हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक सपोर्ट कहते हैं। अभी जो डोमेस्टिक सपोर्ट सब्सिडी है इनको हम 2 कैटेगरी में रख सकते हैं। एक होती है आपकी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी और एक वो सब्सिडी होती है जो ट्रेड को डिस्टॉर्टेड नहीं करती। क्लियर? तो 2 कैटेगरी हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी और इन कैटेगरी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे बॉक्सिंग की गई है, और 3 बॉक्स आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? ग्रीन बॉक्स, आपका एम्बर बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स। तो यहाँ पे हमने अपनी सब्सिडीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ग्रीन, एम्बर एंड ब्लू बॉक्स, ठीक है। अब ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज क्या होती है? तो यहाँ पे WTO को कहना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फार्मर्स को MSP देती है ये आपकी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी है। तो ऐसी सब्सिडी जो ट्रेड को डिस्टॉर्टेड करती है उनको एम्बर बॉक्स में रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कोई एक कमोडिटी है जैसे कि वीट है, राइस है, इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टिकुलर कमोडिटी को टारगेट करते हुए क्या करती है? MSP प्रोवाइड करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। आपने मिनिमम प्राइस डिसाइड कर दिया इन सारे प्रोड्यूस का, तो यहां पर इससे क्या होगा? फार्मर का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, उनको ज्यादा कीमतें मिलेंगी, ज्यादा कीमतें मिलेंगी तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, मतलब आप इंटरनेशनल मार्केट को इफेक्ट कर रहे हो MSP देकर। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी हो जाएगी। तो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग जो सब्सिडीज है उनको आपको फेज आउट करना है या फिर आपको इनको रिड्यूस करना है। 2 पॉसिबल कंडीशन, या तो फेज आउट कर दो या रिड्यूस कर दो। तो अब इंडिया जैसा देश जहां पे आपको पता है कि कितने सारे लोग पॉवर्टी में रहते हैं जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं मिलता, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसी सारी कंट्रीज जो कि ऐसा नहीं कर सकती कि आप फेज आउट नहीं कर सकते, तो आपको रिड्यूस करना है। और रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे आपको 2 क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे बोला गया है कि जो कंट्रीज हैं वो सब्सिडीज की एक लिमिट से ज्यादा सब्सिडी नहीं प्रोवाइड कर सकती। फॉर एग्जाम्पल डेवलपिंग कंट्रीज के लिए लिमिट कितनी है?
आपकी टोटल प्रोडक्शन का 5% से ज्यादा आप सब्सिडी नहीं दोगे। वहीं अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं तो डेवलप्ड कंट्री की कंडीशन में है कि टोटल प्रोडक्शन का आप 10% से ज्यादा सब्सिडी नहीं दोगे। फॉर एग्जांपल कोई कंट्री है जिसने अपना 100 मेट्रिक टन व्हीट को प्रोडक्शन किया है, तो अगर वो डेवलपिंग कंट्री है जैसे कि इंडिया, तो वो यहाँ पे 10% से ज्यादा मतलब 10 मेट्रिक टन व्हीट पर ही सब्सिडी देगी, इससे ज्यादा नहीं देगी। और इन केस ऑफ डेवलप्ड कंट्री तो केवल आप 5 मेट्रिक टन व्हीट पे सब्सिडी दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दोगे। अगर आप इसको ब्रीच करते हो तो ये पूरा मुद्दा कहाँ चला जाता है, WTO में चला जाता है। तो इंडिया पे यही एलिगेशन है कि इंडिया MSP के फॉर्म में बहुत ज्यादा सब्सिडीज अपने फार्मर्स को प्रोवाइड करता है। और USA और ऑस्ट्रेलिया का तो कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 90% सब्सिडी दे रहा है फार्मर प्रोड्यूस पे। ठीक है, तो ये पूरा मामला इसलिए चल रहा है। अब यहाँ पे एक तरफ फार्मर्स हैं, वो कहते हैं कि MSP को लीगलाइज कर दो। अभी आपको MSP लगभग 22 क्रॉप्स में MSP प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, यहाँ पर अब फार्मर्स बोल रहे हैं कि MSP को लीगलाइज कर दो। अगर लीगलाइज कर दिया मतलब आपको हर एक कमोडिटी पे हर एक फार्मर को सब्सिडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इससे हमारा जो सब्सिडी बर्डन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और फिर ऐसा अगर हमने किया तो अगेन वहां से WTO और उसके मेंबर हमें चिल्लाने लगेंगे, अगेन डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा। ये रीजन है कि WTO में फार्मर चाहते हैं कि इंडिया बाहर आ जाए WTO से, और यहाँ पे लीगलाइज गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पा रही, बिकॉज ऑफ WTO MSP को लीगलाइज नहीं किया जा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे सर्टेन कंडीशंस होती हैं। तो जैसा कि मैंने कहा 3 प्रकार से हमने बॉक्सिंग की है, ग्रीन, एम्बर एंड ब्लू बॉक्स। तो एम्बर बॉक्स में वो सब्सिडी आती है जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती है। आपको इनको लिमिट करना है या आप इनको फेज आउट करेंगे। ठीक, ये होती है एम्बर बॉक्स सब्सिडी। नेक्स्ट है ग्रीन बॉक्स। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या है कि ये आपकी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी नहीं है। इनको ना आपको लिमिट करना है, ना फेज आउट करना है, ना रिड्यूस करना है। आप जितना चाहो उतना सब्सिडी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। किसमें? ग्रीन बॉक्स में। यहां पर एक और प्रॉब्लम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि यूएसए अपनी टोटल सब्सिडी का 90% सब्सिडी ग्रीन बॉक्स से देता है, जबकि यूरोपियन यूनियन 50% जो सब्सिडी दे रहा है वो ग्रीन बॉक्स से दे रहा है। ग्रीन बॉक्स में फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई फार्मर है जिसने ड्रोन खरीदना है, किसी को ट्रैक्टर खरीदना है, तो आपने उस पर सब्सिडी दे दी। ठीक है, तो ये सारी सब्सिडी आपकी किसमें आती है? ग्रीन बॉक्स में आती हैं। आप रिसर्च वर्क करना है फार्मर्स को, जैसे कि हमारे देश में भी कई सारे रिसर्च वर्क होते हैं। आप लोग नई नई फसलों के बारे में सुनते हैं, BT कॉटन हो गया, BT ब्रिंजल हो गया, तो आप रिसर्च वर्क करने के लिए सब्सिडी दे रहे हो। या फिर यहाँ पे सिंचाई करने के लिए आपने कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर फार्मर्स को सब्सिडी दे दी। या फिर हम क्या करते हैं, PM कुसुम योजना चलाते हैं हम, जिसमें हमने फार्मर्स के जो फार्म्स हैं उनमें हमने सोलर पंप इंस्टॉल करा दिया। ठीक है, या तो हम क्या करते हैं, बीमा, किसानों को बीमा प्रोवाइड करते हैं, अगर उनकी फसल खराब हो गई तो उनको बीमा प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसी कई तरीके की स्कीम्स चलती हैं, ये सभी आपकी ग्रीन बॉक्स में आती है, क्योंकि आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे हो, आप बस फार्मर के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक तरीके से प्रोडक्शन पे इफेक्ट तो करता ही है, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, लेकिन इनको हम नॉन डिस्टॉर्टिंग टिटी के अंदर या नॉन डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी के अंदर इनको रखते हैं। और यहाँ पे अमेरिका मैक्सिमम जो सब्सिडी है वो ऐसे ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ग्रीन बॉक्स। तो ग्रीन बॉक्स के अंदर जो भी सब्सिडी होती है उनमें लिमिट करने की जरूरत नहीं होती है, इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है, कितना भी आप इसमें स्पेंड कर सकते हो, ना ही आपको फेज आउट करने की जरूरत है। जबकि एम्बर बॉक्स में जो होता है उसमें आपको इसे लिमिट करना है या फेज आउट करना है। नेक्स्ट होता है ब्लू बॉक्स। तो एम्बर बॉक्स का ही एक तरीके से एडवांस वर्जन आप बोल सकते हैं ब्लू बॉक्स है। ब्लू बॉक्स में जो सब्सिडी है वो ऑलरेडी लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल इसको ऐसा समझिए कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको MSP देंगे, लेकिन 5 हेक्टेयर एरिया में ही आपको MSP देंगे। मतलब कोई फार्मर है जो 5 हेक्टेयर में वीट लगा रहा है, तो उस 5 हेक्टेयर के लिए आपको सब्सिडी मिलेगी। उसके ऊपर आप लगा रहे हो तो वो आपका हेडेक है, हम उस पर MSP नहीं देंगे। तो आपने क्या कर दिया, ऑलरेडी इसको लिमिटेड कर दिया। तो इसलिए जो ब्लू बॉक्स है वो ऑलरेडी एम्बर बॉक्स का ही एक एडवांस रूप है जो ऑलरेडी लिमिटेड है। इसमें लिमिटेड सब्सिडी दी जाती है, सर्टेन कंडीशंस बेसिकली यहाँ पर इंपोज की गई हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी सब्सिडी को 3 बॉक्सिंग कर दी है, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स। तो इनके ऊपर हमें डिस्कशन करना और पूरा मुद्दा यही है। ठीक है, डन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, 3 प्रकार की सब्सिडी है बॉक्सिंग में, ग्रीन, एम्बर एंड ब्लू बॉक्स।
एम्बर बॉक्स जो है वो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन लेवल को इनहांस कर देती है और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करती है जिसको लिमिट करना है या फेज आउट करना है। इसमें भी कंडीशंस है कि आपको जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको इसे फेज आउट करना है या रिड्यूस करना है, कब कितना 20%, वो भी नेक्स्ट 6 ईयर में। और अगेन बेस ईयर क्या होगा, 1995 का बेस ईयर होगा। अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज को इसे 10% तक रिड्यूस करना है नेक्स्ट 10 ईयर में, वो भी बेस क्या होगा आपका 1995 का होगा। ये कंडीशंस यहाँ पे लगाई गई थी, ठीक है। ब्लू बॉक्स में जो सब्सिडरी होती है ऑलरेडी लिमिटेड प्रोग्राम के अंदर होती हैं, और ग्रीन बॉक्स में जो सब्सिडरी होती हैं वो आपके ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती और ना ही इनको लिमिट करने की जरूरत है, ना ही इनको रोकने की जरूरत है। तो इस तरीके से आपकी सब्सिडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है अंडर द AOA एग्रीमेंट। अब मामला समझते हैं कि न्यूज में क्यों है। The USA and Australia have contended that India has provided sugarcane subsidy beyond the limit which is set by the WTO Agreement on Agriculture, which may have distorted global trade। पहला एलिगेशन ये है कि शुगर केन पे हमने ज्यादा सब्सिडी देके रखी हुई है जो कि आपके ग्लोबल मार्केट को डिस्टॉर्ट करता है, ऐसा एलिगेशन यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है। नेक्स्ट एलिगेशन थाईलैंड ने लगाया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वीट पे, राइस पे एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रखी है जो कि WTO की लिमिट को ब्रीच करता है। अगेन ये आपके ग्लोबल ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रहा है। तो 2-3 कंट्रीज हैं जिन्होंने भारत के साथ पंगा लिया है WTO में, ठीक है। फार्मर्स की डिमांड तो हमने देख ही ली है, ओके। अब यहाँ पे इंडिया कहता है कि नहीं यार, हम फेज आउट तो नहीं कर पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि फेज आउट तो नहीं कर पाएंगे सब्सिडरीज को, हम इनको लिमिट कर पाएंगे। तो लिमिट करने के लिए यहाँ पर अगेन एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया था जिसको हम डी मिनिमिश के नाम से जानते हैं। इसमें कहा गया है कि आपकी जो सब्सिडरी है वो 5% से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज के कंडीशन में, और 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, और इंडिया इसको ब्रीच करता है। देखो यहाँ पे लिखा है यूएस ऑस्ट्रेलिया ने रिपोर्ट किया है WTO में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10% का जो लेवल है ना इसको ब्रीच करा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 90% सब्सिडी दे रहा है, शुगर सब्सिडी, ऐसा ऑस्ट्रेलिया और यूएसए कहते हैं। जबकि इंडियन गवर्नमेंट कहता है कि हाँ हमने ब्रीच किया है, लेकिन ये 13.7% है ना कि 19%। तो ये पूरा मामला WTO में अभी मीटिंग में चल रहा था। क्लियर हुआ इतनी चीजें? डन, ओके। अभी जो सब्सिडरीज का कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिल रहा है, इसके लिए एक ग्रुप बनाया गया था जिसको हम G33 ग्रुप कहते हैं, और इसका फॉर्मेशन 2003 में हुआ था। ये आपकी जो डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनका ग्रुप है। इसका नाम भले ही G33 हो, लेकिन इसमें 47 कंट्रीज हैं जो कि एग्रीकल्चर ट्रेड के रिगार्डिंग पॉलिसी बनाने का काम, और एग्रीकल्चर को हमें कैसे बूस्ट करना है, हमें कितनी सब्सिडी डिसाइड करनी, ये सारी बातें ये लोग करते हैं, ठीक है। तो ये G33 ग्रुप का रिलेशन भी आपकी सब्सिडरी से ही है। आपके AOA एग्रीमेंट से रिलेशन आपको G33 ग्रुप का देखने को मिल जाएगा, ओके। अब इंडिया ने क्या कहा है, आइए हम इंडिया का पक्ष जानते हैं, इंडिया का क्या यहाँ पे कहना है। पहली बात, इंडिया ने कहा कि देखो, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन डेटा, हमारे देश में 28% पॉपुलेशन ऐसी है जो पॉवर्टी मतलब गरीबी में रहती है, ठीक है। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा उठाते हैं तो 39.8% ऐसे लोग हैं हमारे देश में, मतलब हाफ ऑफ द वीमेन एंड चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, मतलब प्रॉपर फूड नहीं है खाने के लिए जिनसे न्यूट्रिशन मिल सके, और अनीमिया आपको देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर खाने की जरूरत है। वैसे ही हमारा जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारा कहता है कि हम अपने देश के 75% लोगों को कम से कम एक वक्त का खाना तो दें, ठीक है। हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अलग अलग स्कीम्स के अंदर, जैसे कि PDS स्कीम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, इसके अलावा आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना होती, कई सारी हम स्कीम्स रन करते हैं। तो उसके जरिए हम अपने फार्मर्स से ग्रेन को खरीद के अपने सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो हम ग्रेन्स को कैसे प्रोक्योर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हम इसके लिए क्या करते हैं, फार्मर्स से MSP पे ग्रेन लेते हैं, और इस MSP में जो हमने ग्रेन लिया है उसका इस्तेमाल हम PDS सिस्टम में करते हैं, उसका इस्तेमाल हम गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स को रन करने में करते हैं, जिससे हम एटलीस्ट अपने जो गरीब लोग हैं हमारे देश में उनको हम फूड प्रोवाइड कर सके। तो हमें MSP देना तो बहुत जरूरी है। हम अपने इस प्रोग्राम को खत्म नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये सब
प्रोग्राम तभी रन होंगे जब आप ग्रेन को प्रोक्योर करोगे, और ग्रेन को प्रोक्योर करने के लिए हमें एमएसपी देनी होती है। हम फार्मर को सब्सिडी देके उनसे ग्रेन्स को परचेस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि हमारे देश में एवरी डे 10 फार्मर सुसाइड करते हैं। रीजन है गरीबी, पॉवर्टी, क्योंकि आपने जितना ज्यादा पैसा अपने फार्म में लगाया है उतना आपको रिटर्न नहीं आया। और हमारा टारगेट है कि फार्मर्स की जो इनकम है उन्हें डबल करना है, तो हम तो एमएसपी में प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम डब्ल्यूटीओ से बाहर हो जाते हैं, हमें आपकी मीटिंग सुनना ही नहीं है। तो डब्ल्यूटीओ ने बोला रुको बेटा रुको, हम इसका कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। तो उसके बाद होता है बाली एग्रीमेंट। अभी हम बाली पीस क्लॉज पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आइए अब इंडिया के कुछ और कंसर्न है। पहले तो कंसर्न ये है कि आपकी ये जो मेथड है सब्सिडी को काउंट करने की वो सही नहीं है। आप इसका जो फॉर्मूला है वो चेंज करो, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है वो 1986 1988 के बेस पर है। ठीक है, उस हिसाब से आपने सब्सिडी डिसाइड की है। उस समय रुपया की जो वैल्यू थी और डॉलर की जो वैल्यू थी वो बहुत अलग थी। उस समय जो डॉलर था वो 13 रुपीज था। ठीक है, मतलब आपका $1 इज इक्वल टू 13 रुपीज, बट आज $1 लगभग 80 to 85 रुपीज है। तो अगर इसको कैसे मैच करें, हमें तो ज्यादा ही दिखेगा, आपको ज्यादा ही दिखेगा कि हम ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे इन्फ्लेशन हुआ है और डॉलर और रुपया की वैल्यू भी तो चेंज हुई है। तो आप पहले चीज तो ये जो बेस ईयर है आपका जो सब्सिडी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आप इसको चेंज करो। सबसे बड़ा कंसर्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही है। ठीक है, डन, इतनी चीजें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द पीस क्लॉज। तो जब यहाँ पे सब्सिडी के लिए लेके डिस्प्यूट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका कोई ना कोई रिजल्ट तो आना चाहिए। रिजल्ट तभी आएगा जब सभी देश एग्री होंगे, जो कि अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए एक बाली पीस एग्रीमेंट 2013 में साइन किया गया। उसमें कहा गया इंडिया को ठीक है, या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको कहा ठीक है आपको जो भी सब्सिडी देनी है आप दीजिए, उस पर हम अभी फिलहाल के लिए कोई लिमिट नहीं लगाते जब तक इसके फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। और ये बोला गया 4 इयर्स के लिए, 4 सालों के लिए कहा गया कि हम 4 साल के अंदर फैसला देंगे। लेकिन 4 साल के अंदर कोई फैसला आया नहीं, तो इस लिमिट को इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए इंक्रीज कर दिया गया। तो अभी कोई लिमिट है नहीं, तो डब्ल्यूटीओ की जब कोई लिमिट ही नहीं है सब्सिडी की अंडर द बाली पीस एग्रीमेंट, तो क्यों यूएसए और ऑस्ट्रेलिया लगातार इंडिया को बोल रहा है कि आपने ब्रीच किया है क्राइटेरिया, जबकि हम तो इस एग्रीमेंट को फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक आपको मैटर समझ में आया होगा कि इंडिया का स्टैंड क्या है। ठीक है, चलिए और क्या हुआ है आपके मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में। अब यहाँ पे एक और चीज हुई है कस्टम ड्यूटी पे। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? तो कस्टम ड्यूटी रिफर टू द टैक्स इम्पोज ऑन द गुड्स व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। तो यहाँ पे जो टैक्स इम्पोज किया जाता है किसी गुड्स पे वो कस्टम ड्यूटी होता है। और जो ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स पे यहाँ पे कस्टम ड्यूटी 2 साल के लिए वापस से क्या कर दी है, हटा दी गई है। ठीक है, 2 साल के लिए वापस से कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है। कब तक के लिए? जब तक आपकी नेक्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस नहीं होती 14 नंबर की, या फिर 31 मार्च 2026 तक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिमांड थी, एक्चुअली लगातार कोशिश कर रहा था कि कस्टम ड्यूटी लगे, ई कॉमर्स पे कस्टम ड्यूटी लगे, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होता है उस पे कस्टम ड्यूटी लगे, जिससे हमारा डोमेस्टिक मार्केट भी ग्रो कर पाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनकी इंडिया की बात मानी नहीं गई और कस्टम ड्यूटी को यहाँ पे 2 साल के लिए एग्जम्प्टेड कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट आता है ऑन फिशरी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि हमारे या जो लो इनकम कंट्रीज हैं या लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, उनके जो फिशिंग फार्मर्स हैं उनके पास इतनी बड़ी बड़ी बोट्स नहीं होती हैं, इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट नहीं होते हैं कि वो बड़े से सी में जाके फिशिंग कर पाए। हमारे जो फार्मर्स होते हैं फिशिंग करने के लिए, तो उनके पास तो छोटी छोटी सी बोट्स होती हैं, वो कुछ ही अमाउंट में मछलियों को पकड़ पाते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि यहाँ पे पहली चीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो नेक्स्ट 25 इयर्स के लिए अपने फार्मर्स को सब्सिडी बंद कर दे। इंडिया ने क्या प्रपोज किया है कि आप जो अपने फार्मर को फिशिंग करने के लिए सब्सिडी दे रहे हो उनको नेक्स्ट 25 इयर्स के लिए सीज कर दो, बंद कर दो, जिससे एटलीस्ट हम तो सब्सिडी नहीं दे रहे तो कम से कम हमारे जो फिशिंग फार्मर्स हैं उनको फायदा हो, हमारे जो फिशरमैन है उनको फायदा हो। ठीक है, इंडिया as a low subsidize of the fishing sector suggested that developing countries should be permitted to provide subsidy
टू देयर इम्प्रोवाइज फिशरमैन फॉर द फिशिंग। वो भी कहां पे, जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है अप टू 200 नॉटिकल माइल। इस पूरे एरिया में अगर कोई फार्मर फिशिंग करता है तो हम उसको सब्सिडी देंगे। ऐसा प्रपोजल रखा इंडियन गवर्नमेंट ने, और जो डेवलप्ड कंट्री है वो 25 ईयर्स के लिए सब्सिडी देना बंद कर दें, तो जिससे एक बैलेंस हो पाए हमारे फार्मर्स के साथ और इंटरनेशनल मार्केट के साथ। ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कही है। क्लियर? तो ये कुछ रिजल्ट निकले हैं आपके मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के। आई थिंक आपको समझ में आए होंगी काफी कुछ बातें। आप अच्छा आंसर राइटिंग आई थिंक यहाँ के पॉइंट्स को लेकर लिख पाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। हाउ इज द यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस वेयर इन द एग्रीमेंट वर साइन टू सेट अप IBRD, GATT एंड द IMF कॉमनली नोन। तो वो कौन सा एग्रीमेंट हुआ था या कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया? तो अभी हमने देखा ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द ब्रेटन वुड्स सिस्टम। 4 स्टेटमेंट है, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज नॉट करेक्ट। ओके, पहला स्टेटमेंट है कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन द न्यू हैम्पशायर इन USA इन 1948। ठीक है, इट वॉज एस्टेब्लिश पोस्ट वर्ल्ड वॉर II। The gold standard was the apex of the fixed rate system. The system collapsed in the 1972. Which one of the following statement is not correct? तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर II के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ था, बिल्कुल। यहाँ पे जो प्राइस है वो गोल्ड के रेट से डिसाइड किएगा, ये बात भी सही है। और ये सिस्टम 1972 में कोलैप्स हो गया, ये बात भी सही है। लेकिन जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस थी वो 1948 में नहीं हुई थी, 1944 में हुई थी। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा A। Consider the following statement. The World Trade Organization is the sole international organization that deal with the international trade rules. Okay. Since 1998, WTO member have agreed not to impose custom duty on e-commerce या electronic transmission. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे आपको सिखाया, फिर से 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, कि आपको यहाँ पे कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं देनी है ई-कॉमर्स पे। तो ये कहानी कब से चल रही है? 1998 से चल रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी बात का तो अपोज करता है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द WTO? WTO का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ द मेंबर कंट्रीज। बिल्कुल सही बात है, जब आप कॉस्ट को रिड्यूस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएगा। टू इनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स, टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ऑफ द मेंबर कंट्रीज। क्या यहाँ पे WTO का ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो देखेंगे ऑप्शन नंबर D। यहाँ पर वो किसी भी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन के लिए काम नहीं करता है, बाकी सारे डायरेक्शन में WTO काम करता है। In the context of which of the following do you sometimes find the terms amber box, blue box and green box in the news? तो ये WTO के अफेयर्स के अंदर आता है। अभी हमने AOA एग्रीमेंट देखा जिसमें ये बॉक्सिंग की गई है। एंड ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो है वो मेंस के लिए है, क्योंकि करंट मुद्दा है इसलिए करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको रेडी किया गया है। इसका भी आंसर आप लिखकर मुझे टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें। और PDF के लिए आप ऑलिव वुड के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, वहां पे मैं जो PDF बंडल कोर्स है उस पे इस PDF को अपलोड कर दूंगी, तो आपके पास एक डेटा हो जाएगा जिसके जरिए आप इस आंसर राइटिंग को कर पाएंगे। डन, इतनी चीजें। आई होप ये सारा मैटर आप क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. Now, I'm absolutely thrilled to be part of Olive Board as a super mentor for their RBI Grade B programs. If you are aspiring to crack this exam in 2024, I will be available as a super mentor to discuss one-on-one with you, share strategy lessons, draw lessons from my preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon.